वाला आप लिख रहे हैं टॉर्क का, तो उसके लिए पहले इसे हटाइए, आई और जे के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन डाल के। अब आप गौर करिए, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, इसको इससे, और बीच में माइनस साइन, एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स। उसी तरह के वाला आपको लिखना है, तो एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। तो ऐसे हम लोग ये टॉर्क अबाउट ओ देख रहे हैं। ये जो टॉर्क अबाउट ओ है ना, वो यदि ओरिजिन होता तो ये एक्स एक्सिस वाला टुकड़ा दे देगा टाउ एक्स, ये जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा, ये जे वाला वाई एक्सिस के अबाउट, और ये के वाला यहाँ जो टुकड़ा है ये जेड एक्सिस के अबाउट का वैल्यू दे देगा। अब ऐसे इन्हें देख लीजिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं कौन से एक्सिस के अबाउट हो जाएगा, आई वाला टुकड़ा जो होगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट का टॉर्क कहलाएगा, वाई वाला जो टुकड़ा हो जाएगा जे कैप वाला वो वाई एक्सिस के अबाउट टॉर्क कहलाएगा, और के कैप वाला जो टुकड़ा हो जाएगा वो जेड एक्सिस के अबाउट टॉर्क हो जाएगा। सर ये पॉइंट के अबाउट तो था आर क्रॉस एफ, ये एक्सिस के अबाउट कैसे आपने सोचना शुरू कर दिया? तो जब किसी पॉइंट के अबाउट आप पता कर चुके और वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें आई कैप जे कैप के कैप आ ही जाएगा। तो आई कैप के साथ जो पार्ट होगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट का टॉर्क कहलाएगा, जे कैप के साथ जो होगा वो वाई एक्सिस का अबाउट टॉर्क कहलाएगा, और के कैप के साथ जो टुकड़ा होगा वो जेड एक्सिस के अबाउट टॉर्क कहलाएगा। तो सर पॉइंट के अबाउट और एक्सिस के अबाउट ये दो अलग अलग वैल्यूज है निश्चित रूप से। यहाँ जो हम देख रहे हैं ये पॉइंट के अबाउट और एक्सिस के अबाउट दो अलग अलग वैल्यूज हो रहे हैं। सर ये तो आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं सिचुएशन को, तो 15 मिनट के लिए फिर इन्हें भूल जाओ, वापस हम लोग चलते हैं। टॉर्क के लिए केवल उतना आइडिया ध्यान रखते हैं जो हमारे क्वेश्चन बनाने के लिए जो मस्ट है, कि जैसे ये रॉड होता और हम ऐसे फोर्स लगा रहे होते एफ, तो क्या ये रोटेट करता? तो हम देखते कि ना, यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं है, नो रोटेशन। और यदि ऐसे हम फोर्स लगाते ओ पॉइंट पे, तो क्या रोटेट करता? ये रोटेशन का ऐसा कोई डायरेक्शन आता। और ऐसे ही यदि कोई रॉड होता और हम दो फोर्स लगा देते एक साथ, एक एफ और एक एफ ऐसे, तो नेट फोर्स तो 0 दिख रहा है, क्या रोटेशन होगा? तो देखिए दोनों फोर्स के कारण जो इफेक्ट है, यस रोटेशन पॉसिबल। अब यदि ऐसा है तो हम कहेंगे क्या कि टॉर्क अलग एक क्वांटिटी है और फोर्स दूसरा एक क्वांटिटी है। तो टॉर्क जो है क्या है? टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स, its role in rotation is same as role of force in translation। टॉर्क के लिए इतना याद रखते हैं। और ये जो टॉर्क निकल करके आ रहा है, जो रोटेशनल इफेक्ट जनरेट करता है, जो रोटेट करवा देता है फोर्स का, वो जो वैल्यू है, वो लिखने का क्या तरीका हम लोग फॉलो करने वाले हैं? फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यदि हम इस आइडिया को फॉलो कर लें तो यहाँ फोर्स कितना है एफ, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यदि यहाँ से यहाँ तक हम L/2 देख रहे हैं तो एफ इंटू L/2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखने के लिए क्या करते हैं? फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन लेते हैं और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखते हैं उससे उसके वैल्यू, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये यहाँ देखिएगा एफ इंटू L/2, और टॉर्क 2 जो होगा ये भी एफ इंटू L/2, और ये दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि इनके डायरेक्शन जो है, पहला वाला जो क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, दूसरा वाला भी क्लॉकवाइज। सोचो ना, किसी पार्क में चैनल गेट होता, चैनल गेट, और आप ऐसे जाना चाहते हो, ए ऐसे जाना चाहता है और बी ऐसे, तो ये चैनल गेट ऐसे घूमता और दोनों, एक भीतर चला जाता गेट के, पार्क के, और दूसरा बाहर निकल के चला आता। तो ऐसे तो ये घूम सकता है, लेकिन यदि ऐसे कोई लग जाए कि एक ए यहाँ से जाना चाहता है और बी दूसरे किनारे से, और दोनों इस चैनल गेट में भीतर जाने चाहते हैं, तो क्या लगता है कि क्या ये दोनों भीतर जा पाएंगे? दोनों एक जैसे खाते पीते घर के, एक जैसी ताकत लगा रहे हैं, तो ये एफ नेट जीरो नहीं है। लेकिन इन दोनों के जो इफेक्ट तो देख रहा है एफ एल बाई टू, ये एक जैसे, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं। तो नेट टॉर्क यदि कोई कहता है, तो नेट टॉर्क किसी एक को आप पॉजिटिव कहते हो, दूसरे एक क्लॉकवाइज इन माइनस कहते हो, तो एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क को ये टाउ से शो करते हैं, ये जो ऐसा सिंबल होता है इसे टाउ पढ़ते हैं, और ये टॉर्क अल्फा बीटा का भाई है, आपका टाउ नहीं, अल्फा बीटा का भाई, मतलब ग्रीक सिंबल, ग्रीक अल्फाबेट। तो अब हम लोग ये टाउ के लिए फोर्स इनटू शॉर्टेज डिस्टेंस से काम कर रहे हैं, और हम लोग यदि ये जानना चाहते हैं कि टॉर्क, ये जो टॉर्क है इसका रोटेशनल इफेक्ट, मतलब फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट, ये टॉर्क से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिमिलैरिटी क्या देख रहे हैं? सिमिलैरिटी देखिए, जैसे हम लिखते हैं F बराबर एम ए, तो वैसे ही लिख सकते हैं टॉर्क, एम का जुड़वाब है आई और ए का जुड़वाब है अल्फा। सर मैं आपकी बात क्यों मान लूं? अरे मत मानो यार। जैसे आप लिखा करते थे F इक्वल्स टू dp बाई dt, जहां पर P क्या होता था? लीनियर मोमेंटम। ये M का जुड़वा भाई I होता है यहाँ पर, तो P के बदले यहाँ L होता है, वो होता है I ओमेगा। और F बराबर जैसे dp बाई dt होता है, उसी तरह टाउ बराबर dl बाई dt भी लिख सकते हैं। Rate of change of angular momentum gives torque. Rate of change of linear momentum gives force. Linear momentum is mv. Angular momentum is I omega. तो आप इस सिमिलैरिटी से थोड़ा बहुत काम तो कर ही सकते हैं। मुझे ये बताइए कि मैं टॉर्क सीखता हूं तो हमें क्या ये क्वेश्चन हमसे बन पाएगा? ये रॉड है जो कि ओ पॉइंट के बाद घूमने के लिए स्वतंत्र है, और आप यहाँ कैंची से इसे कट करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, यदि कैंची से इसे कट कर दें तो इस ग्रेविटी के कारण ये घूमना शुरू करेगा। घूमना शुरू करेगा तो इसके पास एंगुलर टॉर्क भी होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। तो आपसे कहा जाता है फाइंड आउट टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर वी कट द स्ट्रिंग। यदि इस क्वेश्चन के बारे में हम विचार करते हैं तो हमारे सामने क्या है? हमें ये पता है, बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं देखते तब भी हमें पता है कि धागा कट करेंगे तो ये घूमना शुरू करेगा। यदि रॉड इज फ्री टू रोटेट अबाउट, ये क्वेश्चन में कहा गया रॉड इज फ्री टू रोटेट अबाउट वो पॉइंट के अबाउट घूमने के लिए ये स्वतंत्र है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो मुझे ये बताइए, यहाँ रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसकी है? mg यदि नहीं होता तो क्या ये रॉड रोटेट करता? यदि mg नहीं होता तो क्या ये रॉड रोटेट करता? यदि ये रॉड mg नहीं होता, ग्रेविटी नहीं होती, तो ये रोटेट करने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो रोटेशनल इफेक्ट कौन देगा? ये mg। तो टॉर्क कितना हो गया? mg इंटू एल बाई टू।
और ये किसके बराबर लिख दो, आई अल्फा, आई किसके अबाउट, ओ के अबाउट, तो mg इंटू एल बाई टू ये किसके, अब याद करो कि रॉड का उसके किनारे वाले पॉइंट के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते थे, ml स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा। बहुत बढ़िया सो, तो ये अल्फा कितना हो गया, ये m और m चला गया, l और l चला गया, सर 2 ml 6 स्क्वायर बाई 12, सॉरी आप सही कह रहे हैं, ml स्क्वायर बाई 3 किनारे के अबाउट, सेंटर के अबाउट घूमता तो ml स्क्वायर बाई 12, अभी तो किनारे पे एक्सिस है, ml स्क्वायर बाई 3, तो ये 2 से कैंसिल आउट मत करो, ये 2 ही रहने दो, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे 3g बाई 2l, ये हो जाएगा अल्फा। तो यदि ये टॉर्क लिखना हम नहीं जानते हैं तो हमसे ये क्वेश्चन नहीं बनता। एक सेकेंड और देखो, यदि कोई कहता है कि रॉड ऐसे रुका हुआ है ओ पॉइंट के अबाउट, ये रॉड रेस्ट दिख रहा है हमें, कंटिन्यूअस रेस्ट, यदि कंटिन्यूअस रेस्ट रहा है ये घूम क्यों नहीं रहा, देखते हैं, ना ट्रांसफो नो ट्रांसलेशन, इसलिए जो की लगाएगा हिंज कहते हैं, ये किसके बराबर कह देंगे, एम के बराबर कह देंगे, हिंज वाला फोर्स mg के बराबर हो जाएगा, नो रोटेशन। देखिएगा टॉर्क जो हिंज के कारण हम देख रहे हैं 0, क्योंकि ये F जो है वो पॉइंट से ही गुजर रहा है ना, तो पॉइंट के बाद ये तो रोटेट करवा नहीं रहा, ऐसे यदि फोर्स लगाओगे कील के सामने तो वो तो घुमाने से रहा, शॉर्टेज डिस्टेंस 0 है, इसलिए फोर्स इंटू शॉर्टेज डिस्टेंस 0 के कारण ये हिंज का भी टॉर्क 0 और mg की टॉर्क 0, तो टॉर्क नेट क्या हो गया 0, क्योंकि यदि टॉर्क नेट 0 नहीं होता तो यहाँ ये घूमना शुरू कर देता। अच्छा, तो यहाँ आपको ये भी समझ में आने लगा कि यदि कभी रफ वॉल पे एक रॉड को आप देख रहे हैं जो संभाल रहा है इस रॉड को बिना किसी हिंज के, यहाँ केवल ये रॉड एक किनारे तो आपने धागे से बांधा और दूसरे किनारे पर ये जस्ट टच कर रहा है, मुझे ये बताइए कि ऐसे जब बैलेंस हो और आपसे कह दे फाइंड टेंशन एंड सेकेंड फ्रिक्शन, एक्टिंग ऑन द रॉड और ये कंटिन्यूअस रेस्ट पे दिख रहा है, पहले तो ये बताओ क्या ऐसे रॉड को आप देख सकते हैं बैलेंस, और यदि बैलेंस है तो mg के कारण यदि नीचे नहीं गया तो रोकने के लिए जरूर फ्रिक्शन आया होगा, और ये थीटा भी गिवन है, धागा कितने एंगल पे है, प्रैक्टिकली सोचो, एक वायर से एक रॉड बांध के लटकाया हुआ, एक दीवार के पास, आपके मन में ये विचार आया रॉड को टल कर देते हैं, आप देख रहे हैं कि ये ऐसे इक्विलिब्रियम अचीव कर पाया, ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि वॉल रफ रहा होगा जिसके यहाँ सता होगा
वो बैलेंस कर देता है mg को, और आपसे कहा गया कि बताएं टी और एफएस। क्या क्वेश्चन का सिचुएशन जो है वो आप समझ पा रहे हैं? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द इवेंट। आपको इवेंट समझ में आएगा, देन यू विल ट्राई टू राइट क्वेश्चन, फिर आप इक्वेशन लिखिए। इवेंट समझे बिना कुछ भी लिखने लगे तो ये गलत तरीका। आपके क्वेश्चन बनेंगे, कभी आंसर आ भी जाए तो खुश मत होना, अगले क्वेश्चन में फिर फंसने वाले। अभी फिलहाल ये बताओ, इतना तो सबके अकल में आ गया होगा कि टेंशन के कंपोनेंट बना दें टी साइन थीटा एंड टी कॉस थीटा। तुरंत हम लिख दें टी साइन थीटा प्लस एफ बराबर एम डी। और आप कितने अच्छे सोचते हो, इसके आने के साथ आपको लगा आपने अपना काम कर लिया, और तुरंत आपके दिमाग में ये आ गया होगा एन बराबर टी कॉस थीटा। लेकिन सोचो, अब तीन अननोन दिखने लगे, एक टी, एक एफ एस और एक एन। और आप एफ एस के बारे में ये भी नहीं कह सकते कि म्यू एन होता है, वो लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एन होता है, और म्यू दिया नहीं गया। ये इक्वेशन तो आपके बेकार गया है कि ये पक्का है चाहिए जिससे रिजल्ट मिलेगा, वो क्वेश्चन कैसे सोचते आप? आपने तो चलाया जीरो, लेकिन ये घूम भी तो नहीं रहा। और यदि घूम नहीं रहा तो अब आप गौर करिए, यदि मैं एक पॉइंट ए मान लू, बी मान लू, एक पॉइंट लेके टॉर्क भी तो जीरो लेते हैं। जीरो लेते हैं, कौन सा पॉइंट ठीक रहेगा? मैंने ए पॉइंट चुना, क्यों चुना पे बाद में विचार करेंगे। जब घूम नहीं रहा तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। यहां देखिए, आप यदि टी साइन थीटा की बात करें, पॉइंट ए, जो पॉइंट आपने सोचा वहां कील एज्यूम कर लो, कील एज्यूम करें। फिर देखें कि यदि टी कॉस थीटा लगता रॉड पे तो ये घूमता या नहीं घूमता। तो सीधे कील से जा रहा है फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। यदि रॉड को ऐसे प्रैक्टिकली करें टी कॉस थीटा के डायरेक्शन में, तो क्या ये रॉड घूम पाएगा? नहीं। तो टी साइन थीटा के कारण कैसे घूमेगा? इस तरह से। ध्यान से देखिए, एमजी के कारण रोटेशन का इफेक्ट देखिए अपोजिट, और फ्रिक्शन वहीं पे है कील के पास, तो फ्रिक्शन का भी बेकार, कोई टॉर्क नहीं बनेगा, और कॉस थीटा वाले का भी कोई टॉर्क नहीं बना। तो टॉर्क रॉड पे बनता आपने ए पॉइंट के अबाउट किन के देखे। फिर से मैं आपको बताऊं, ए पॉइंट, एक mg, और एक ये टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा का जो टॉर्क है और mg का जो टॉर्क है, दोनों के जो टेंडेंसी है इस रॉड को रोटेट करवाने की, वो एक दूसरे के अपोजिट है। और यदि अपोजिट है तो आप क्या लिख सकते हैं यहां? बड़े आराम से लिख दे सकते हैं यहां, जो आपको मिल गया टी टॉर्क अबाउट ए जीरो, इसका मतलब टी
साइन थीटा इंटू एल कितना होगा, वो होगा mg इंटू एल बाई 2। तो टी पता चल गया आपको, या टी साइन थीटा पता चल गया आपको, जी साइन थीटा। ही यदि एनालिसिस कर रहे होते कि बी पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, बी पॉइंट पे टॉर्क देखते हैं, बी पॉइंट से गुजर रहा है टी, ये mg और ये fs। तो टी चूंकि उसी बी से गुजर रहा है, तो बी पॉइंट के अबाउट उसका कोई टॉर्क नहीं बदलेगा। mg का टॉर्क देखो और fs का टॉर्क देखो, तो टॉर्क अबाउट बी भी 0 करेंगे, तो बी के अबाउट टॉर्क देखेंगे किसका, तो बी के अबाउट देख रहे हैं fs इंटू एल, और ये बराबर हो जाएगा mg इंटू एल बाई 2। fs कितना हो गया, fs हो गया mg बाई 2। mg बाई 2 हमने देखे fs का वैल्यू, आप इसका मतलब है जो पहले दो इक्वेशन देखे, नेट फोर्स 0, उनका तो यूज किए ही नहीं और आप उत्तर आंसर तक पहुंच जा सकते हैं। मतलब नेट टॉर्क 0 आपको एक ऐसी कैपेबिलिटी देता है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन जिनको पहले आप नहीं सोच सकते थे, अब सोच पाएंगे। जैसे ध्यान से देखिए, आपके सामने में एक डिस्क है और उसको एक दीवार के सहारे आपने धागे से बांध के टंगा देखा है। हम जानना चाहते हैं ये जो डिस्क है, धागे में टेंशन कितना होगा और दीवार को टच करता है तो वहां फ्रिक्शन कितना होगा, या ये नॉर्मल जो है वो भी कितना होगा। ये सारी बातें हम आप बताएं। टी, एफ, एस और एन बताना है mg और थीटा के फॉर्म में, रेडियस r के फॉर्म में। जब आप इस तरह के क्वेश्चन में आते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आता है कि टी के कंपोनेंट बना दें, और आप ये काम करते हैं तुरंत। यहाँ थीटा, टी के कंपोनेंट बन गए टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। यहाँ नॉर्मल हमने देखे, यहाँ mg हमने देखे, और यहाँ fs हमने देखे। एक काम तो हम तुरंत करते हैं कि टी कॉस थीटा आसमान की तरफ है, fs आसमान की तरफ है, और ये mg के बराबर होगा। टी साइन थीटा नॉर्मल के बराबर होगा। और यदि सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क की मैं बात कर लूं तो वो भी 0 होना चाहिए। और सेंटर के अबाउट घुमाने वाला टेंडेंसी किनके किनके हैं, ध्यान से देखिए। जो सेंटर से गुजर रहे उनका तो कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं दिखेगा हमें, और जो बचे रह गए, जो सेंटर से नहीं जा रहे, केवल उनका रोटेशनल इफेक्ट दिखेगा। तो एक टी साइन थीटा का रोटेशनल इफेक्ट दिखेगा और एक एफ एस का रोटेशनल इफेक्ट दिखेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, टी साइन थीटा इंटू आर इक्वल्स टू एफ एस इंटू आर। हम लोग ये देख सकते हैं टी साइन थीटा इंटू आर और दूसरा एफ एस इंटू आर। बताइए, आराम से सोचिए और फिर बताइए। यहाँ केवल नॉर्मल यहीं से कील सेंटर पे देखें, ऐसे धक्का दें डिस्क को और हम कील सेंटर पे देखें तो ये घुमाने वाला कोई काम नहीं करने जा रहा।
जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखते हैं उस पॉइंट पे कील इमेजिन करते हैं, फोर्स लगाते हैं और फिर सोचते हैं ये रोटेट कर पाएगा या नहीं। तो एफ, ये जो नॉर्मल दिखा ये रोटेट नहीं कर पाएगा। टी साइन थीटा जो है, टी कॉस थीटा जो है, ये भी उसी लाइन से जा रहा है, टी वाले लाइन के से गुजर रहा है। ये ऐसे खींचोगे तब भी डिस्क रोटेट नहीं करेगा, और एम जी देखेंगे तब भी डिस्क रोटेट नहीं करेगा। तो बचा कौन? तो बचा, फिर से देखिए, ये टी साइन थीटा यदि फोर्स लगाते आप तो केवल ये फोर्स होता और सेंटर पे कील हो, ये कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। यदि डिस्क होता और ये एफ एस देखते ऊपर की तरफ लगता, ये कैसे घुमाता डिस्क को? क्लॉकवाइज। और क्या ये घुमा या नहीं घुमा? नहीं घुमा। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमने वाला दूसरे को कैसे साइन थीटा आ, आपके पास इक्वेशन गया, टी साइन थीटा इक्वल्स एम डी बाय थीटा हो जाएगा। अच्छा, एफ एस के बदले टी साइन थीटा, फिर एफ एस निकल आएगा आपके पास, टी निकल आया तो फिर एन निकल आएगा, टी निकल आया तो आप में से कई बच्चों को ये अभी कष्ट कर तो लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है। मुझे ये बताइए, ये एक वही रॉड है और आपने एक किनारे पर धागे से इसे बांध के लटकाया हुआ है और एक किनारे से थोड़ा अलग हटते हैं, L/4 डिस्टेंस या L/8 डिस्टेंस यहां से आपने लटकाया हुआ है। अब क्या लगता है आपको, क्या टेंशन दोनों धागों में? एक तो आंसर हो सकता है हाँ, तो बड़ी खुशी की बात, और दूसरा हो सकता है ना, तो बहुत ज्यादा टेंशन होगा आपको। बस आपको केवल ना होगा टू, आपके दिमाग में एक ही इक्वेशन कौन रहा होगा, T1 + T2 = mg, और आप टेंशन में आ गए। ये क्यों आया? क्योंकि आपने देखा Fy 0, क्योंकि ये दिख रहा है इक्विलिब्रियम में। अब मुझे बताइए, आराम से सोच कर के बताइए, कि यदि जीरो कहते हैं एक पॉइंट इमेजिन कर लें और देखें mg कैसे रोटेट करवाना चाहता, ऐसे, और ये कैसे रोटेट करवाना चाहता T2, ऐसे। T1 चूंकि कील से गुजर रहा होता, ए पॉइंट से गुजर रहा होता, शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होने से उसके टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखता ए पॉइंट के अबाउट। तो हमारे इक्वेशन यहाँ क्या आ गया? यहाँ इक्वेशन आ गया mg इंटू L/2 T2 इंटू, बहुत बढ़िया के, तब L - L/8। यहाँ यदि मैं सॉल्व कर लूं तो क्या आ गया, mg इंटू L/2 इक्वल्स टू T2 इंटू 7L/8। यहाँ से हम क्या देखते हैं, T2 आ गया, T2 आ गया
अब मुझे बताओ कि टॉर्क सीखने से हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको बिना टॉर्क जाने हम नहीं सॉल्व कर सकते थे, अब सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये आइडिया थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो गया है? दो ऐसे ही हिंज पे आपने एक रॉड को बैलेंस देखा जिसका ये वाला लेंथ L/8 और वो किनारे पे है। यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा mg। यहाँ आप देख सकते हैं एक नॉर्मल आता होगा इधर n1 और एक नॉर्मल आता होगा n2। अब मुझे बताइए यदि आपको चाहिए n1 का वैल्यू तो क्या ठीक रहेगा? तो ध्यान से देखिए, टॉर्क अबाउट बी हमने कहा 0, तो n1 कैसे घुमाना चाहेगा? बी पॉइंट के अबाउट ऐसे, और mg कैसे घुमाना चाहेगा? ऐसे, और टॉर्क अबाउट बी क्या है? 0। तो दोनों के जो वैल्यूज होंगे, देखिए n1 इंटू 7L/8। सर ये कहां से आ गया 7L/8? चलो नहीं पता। शॉर्टेज डिस्टेंस देखो L-L/8। सर ये कहां से आया? अरे यार ये है L/8 और ये पूरा है L, तो आप ये डिस्टेंस कितना देखेंगे बी पॉइंट से? L-L/8। और ये है L/2, तो ये डिस्टेंस कैसे देखेंगे? L/2 माइनस L/8। तो mg इंटू L/2 माइनस L/8, हमारे पास क्या आ गया? n1 इंटू 7L/8 इक्वल्स टू mg इंटू 3L/8। 8L चला गया, तो n1 कितना निकल के आ गया? 3mg/7। n2 कितना निकल करके चला आएगा? n1 प्लस n2 कितना है? mg। तो n2 निकल करके चला आएगा 4mg/7। तो इस तरह हम लोग काम कर सकते हैं चाहे तो। सर ये n1 प्लस n2 mg कैसे कर दिया? FY0 सोच के। सर यदि ऐसा होता, एक धागा यहाँ और एक धागा L/4 पे, तब बताओ आप। हाँ यार, अब T1 बताओ सर। आप इतना मेहनत मत करो, अब सीधे ABC देखकर टॉर्क भी 0 लिख दो ना, तो T2 गायब हो जाएगा। mg और T1 का इफेक्ट देख लो। T1 इंटू 3L/4 इक्वल्स टू mg इंटू L/4। तो T1 हो जाएगा mg/3, तो T2 हो जाएगा 2mg/3। क्यों? क्योंकि दोनों का सम mg को बैलेंस कर रहा है। तो तुरंत आपको आंसर दिखता जाएगा, थोड़े सावधानी से काम करोगे। सर आप एक अबाउट टॉर्क को फील कैसे कर रहे हैं? मुझे तो आप इक्वेशन भी लिख देते हो, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। तो जहां बी पॉइंट आपने माना, जहां से गुजर रहा है ये T2, वहीं एक कील इमेजिन कर लिया। कील एज्यूम करो और फिर देखो mg कैसे घुमाना चाहेगा। mg इंटू L/4। फिर देखो T1 कैसे घुमाना चाहेगा। T1 इंटू 3L/4 और दोनों बराबर कर दो। जिन लोगों की समझ में आया वो हैंड राइज प्लीज। आदित्य, माइसा, कुशल, भव्या, कार्तिक, सुब्रत, शिवेंद्र, रिद्धिमा, दिव्यांशु, आर्यन, क्षितिज। बहुत बढ़िया। प्राप्ति, सौम्य, वेदांत, कृतिका, कंफ्यूजन है? सोचो, यदि इस रास्ते तो एक अब यहाँ ध्यान दीजिए दूसरा पॉइंट कि टू सॉल्व प्रॉब्लम्स of rigid body
step use fx equals to max, fy equals to may for the center of mass of the step use tau equals to I fixed axis of or about center of mass in other cases. यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं दिखेगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क आई टॉ बराबर आई अल्फा लिखेंगे। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, और पहला स्टेप में आपने देखा एफ बराबर एम ए लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के लिए, रिजिड बॉडी के तो किसको देख के, किसके बारे में सोच के, किसके मोशन को ध्यान में रख के एफ बराबर एम ए सोचोगे? अलग अलग पॉइंट का एक्सलेशन अलग अलग दिखेगा। और टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा किस बगल वाला है जीवन जी का सर, ये जीवन जी का क्या काम करते हैं सर? मैं यहाँ पे हूँ सर। जीवन जी का ये मकान बना। जीवन जी क्या काम करते हैं? लेफ्ट वाले जीवन जी। हाँ वो ये बगल वाला घर आगे से ये झा जी का है, आप उसमें जाइए बगल वाला। ये सर ये श्री चंद्रनाथ झा जी है सर, और ये श्रीमती पुष्पा झा जी है सर। छोड़ दिया आईडी कार्ड वाला। अच्छा थोड़ा सा ले आइएगा सर, तो तभी तो दे पाऊंगा। नमस्कार सर। सर आपका नंबर मैं ले लूं क्या, या आ जाएगा कार्ड मेरे पास? ये tau इक्वल्स टू आई अल्फा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे यदि फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन नहीं है। सर ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन क्या होता है? पंखे को घूमता देखते हो, सीलिंग फैन को, तो वो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है। लेकिन आप एक हाथ में लेकर डिस्क को थ्रो कर दो, फ्लाइंग डिस्क, तो वो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन नहीं रह जाएगा। साइकिल के व्हील को घूमते हुए देखते हो जब आप, साइकिल चलता हुआ है जब, तो उस समय वो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यदि कोई फिक्स्ड एक्सिस दिख रहा है तो उसके अबाउट टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा सोचेंगे, और कोई फिक्स्ड एक्सिस नहीं दिख रहा तो इसका मतलब हमें सेंटर के अबाउट टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा सोचना है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए स्टेप 3। तो आपने स्टेप 1 में क्या देखा? स्टेप 1 में देखा ट्रांसलेशन, स्टेप 2 में देखा है रोटेशन, और स्टेप 3 में देखेंगे रिलेशन। ये रिलेशन का क्या चक्कर है? तो जनरली होता क्या है, जैसे आप देखते हैं ना v इक्वल्स टू ओमेगा आर, वैसे ही दिख जाएगा कई बार a इक्वल्स टू अल्फा आर। जैसे देखते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा आर, वैसे ही दिख जाएगा a इक्वल्स टू अल्फा आर। या तो इससे काम चल जाएगा 99% केसेस में, अदरवाइज यूज स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो 99% केस में तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज स्ट्रिंग कांस्टेंट 1% केस में सोचा जाएगा, अदरवाइज यूज स्ट्रिंग कांस्टेंट। To solve problem of rigid body dynamics, step 1 translation, step 2 rotation, step 3 relation.
केवल 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं और क्वेश्चन आपके बनते जाएंगे। मुझे ये बताइए, ये जो है, ये जो पुली है, ये है लाइक डिस्क और रफ पुली है, और ये सेंटर के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। इसके कंधे के ऊपर रस्सी गुजरता देखो, ये जो पुली है इसका मास है m और रेडियस है r, और दोनों किनारे पर 2 ब्लॉक है, एक का m1 और दूसरे का स्मॉल m2 मास मैं कहता हूं। और आपसे कहा गया कि एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है, तो जितना धागा एक ऊपर जाएगा उतना ही दूसरा धागा नीचे आएगा, धागे का सिरा। तो यहाँ जो रोटेशन दिख रहा है ये अल्फा और ये ए, और सोचो क्वेश्चन में ये ऑलरेडी मेंशन रहता है कि देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द पुली। ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है, रहे तो आप ये मान के चलिए तभी कहानी बनेगा। और ऐसा तभी पुली का धागा पुली को रोटेट करे। ये जो पहली बार मास वाला पुली मान लो मैंने आपके सामने रखा, हम तो धागे में दोनों किनारे पर एक जैसा टेंशन, और यदि एक जैसा टेंशन होता तो क्या ये पुली रोटेट करता? नहीं। और यदि रोटेट करता दिख रहा है, इसका मतलब कोई एक टेंशन ज्यादा होगा, कोई दूसरा कम। तो आप जब बात कर रहे हैं टेंशन की, तो रफ सरफेस के ऊपर से जब धागा गुजरता है तो टेंशन उसके दोनों किनारे पर बदल जाता है। इसीलिए लेफ्ट साइड के धागे में टेंशन T1 तो राइट साइड के धागे में T2, हमने नाम अलग अलग रखे। तो आपको बताने के लिए कहा गया कि फाइंड क्या क्या, T1, T2, A एंड अल्फा। मात्र इतनी बातें हमें बतानी है, तो आप घबराएं नहीं। आपको यदि सॉल्व करने का मौका मिला है तो आप ध्यान से देखिए, आखिर ये ट्रांसलेशन में M1 का और M2 का इक्वेशन जो ट्रांसलेट ही कर रहे हैं। T1 माइनस M1G इक्वल्स टू M1A, M2G माइनस T2 इक्वल्स टू M2A। ये ट्रांसलेशन हो गया। रोटेशन के बारे में सोचिए कि आखिर डिस्क को जब तक आपको नहीं पता बालक सोम, तो किसी भी एक को बड़ा मान सकते हो। मैंने एरो कैसे दिया है बालक एक्सेलरेशन का, तो मैंने मान लिया कि M1 ऊपर जा रहा है, M2 नीचे। अब यहां बताओ ये घूमता कैसे दिख रहा है पूरी डिस्क, तो घूमता कैसे दिख रहा है उससे हमें सर क्या पता चलेगा? घूमता कैसे है ये पद देख के हमें क्या पता चलेगा कि किसको बड़ा मानूं और किसको छोटा, किसको बड़ा रखूं और किसको छोटा। तो अब देखो ये T1 किधर घुमाना चाहेगा ऐसे, और T2 किधर घुमाना चाहेगा, एक इधर घुमाना चाहेगा, एक इधर घुमाना चाहेगा। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में किसका इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करने वाला है? तो अल्फा किधर है? वो वाला। तो टॉ बराबर आई अल्फा लिखते वक्त हम क्या लिख रहे होंगे उससे देखिए, हम लोग लिख रहे होंगे T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर बराबर आई अल्फा, और आई के बदले क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि डिस्क है। और ए बराबर क्या लिख दोगे? अल्फा आर। तो आपके पास वो सारे इक्वेशन आ गए। एक इक्वेशन जो आया यहां देखिए ऐसे, इसी इक्वेशन को एक लाइन आगे बढ़ के mr स्क्वायर बाई 2 अल्फा,
T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर। तो इक्वेशन कितने बन गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 अननोन, 4 इक्वेशन। मैथमेटिक्स कहता है कि सॉल्व हो जाएगा। सर बेकार की बातें मत करिए, मैथमेटिक्स कहता है सॉल्व हो जाएगा, मेरा मन नहीं कहता। एक काम करो ना, एक ही डिस्क ले लो और उसके किनारे पर धागे जो बंधा हुआ है उन्हें देखो, ये mg और ये t। ये बताओ क्या करने वाला है डिस्क? सोचो, सुई धागे वाला धागा का एक किनारा लेके खड़े हो जाओ और धागा के वो जो लपेटा हुआ है जिस रोल पे, उसको फ्री छोड़ दो, तो ये रोल किधर गिरते दिखेगा? ये रोल नीचे गिरते दिखेगा और रोल घूमता भी दिखेगा। तो आपको बताना है कि रोल कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये घूम कितने एक्सेलरेशन से रहा है, और तीसरा धागे में जिसको होल्ड आप किए हुए हो एक जगह, उसका टेंशन कितना होगा। तो आप पॉइंट मास देखो सेंटर को और देखो कैसे लिखोगे ट्रांसलेशन। mg माइनस टी सॉल्व करते वक्त बराबर ma T इंटू आर, क्योंकि सेंटर के अबाउट घूम रहा है तो घुमाने की जिम्मेदारी टेंशन की हो गई। T इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा और A इक्वल्स टू अल्फा आर। ये 3 इक्वेशन हो गए, एक ट्रांसलेशन, एक रोटेशन, एक रिलेशन। सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आई इस डिस्क का दिया गया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या तो मास और रेडियस देगा या मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा। तो आपके पास 3 अननोन, 3 इक्वेशन निकल आएगा, A अल्फा और T। तो हम लोग एक खास टेक्निक को समझने लगेंगे, तो उसके उपयोग से ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। धीरे धीरे उसे एनालाइज और करेंगे ज्यादा। तो टॉर्क का थोड़ा सा एप्लीकेशन आपको समझा दिया। एचसी वर्मा के क्वेश्चंस उठा के बनाओगे पूरा चैप्टर, तो पूरे चैप्टर के बनने की उम्मीद यहाँ है। ठीक है, दूसरे चैप्टर के भी डाउट्स लेना था। हाँ, दूसरे चैप्टर के भी डाउट्स थे। तो अभी कम्युनिकेशन ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टाइम से तक, नेक्स्ट लेक्चर में पहला काम करेंगे। कम्युनिकेशन ठीक रहता है तो डिस्कशन ही कर लेंगे। और आप लोगों के कई के स्कूल में चूंकि ये टॉपिक खत्म हो चुका था, इसलिए इसको थोड़ा सा ब्रशअप करना जरूरी था। आप अब पहले टॉपिक के क्वेश्चन कलेक्ट करिए। जिन लोगों के ज्यादा डाउट हैं वो सबके फोटोग्राफ खींच खींच के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, जिससे क्या फायदा होगा कि मेरे पास क्वेश्चन रहेगा जो मैं नहीं शेयर कर पाता हूं, तो एटलीस्ट इसमें पढ़ लूंगा आपके व्हाट्सएप में। आप लोग अपने क्वेश्चन फोटो खींचिए और व्हाट्सएप कर दीजिए, चाहे वो बुकलेट के हों, चाहे वो आपके एचसी वर्मा के हों। तो मैं उनमें से जो कॉमन कंसेप्ट मिसिंग होगा उनको समझाकर उन कॉमन क्वेश्चंस को पहले ग्रुप में बता दूंगा, और जो अनकॉमन होंगे उनको मैं पर्सनली भी टेकअप कर सकता हूँ। ठीक है, और डाउट्स बहुत से होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो मेहनत करते हैं वो खूब पूछते हैं। तो आप लोग पूछने से हिचकिएगा नहीं। और रोटेशन में आप एचसी वर्मा के क्वेश्चंस को अब देखना शुरू कर सकते हैं। डायग्राम वाले सारे क्वेश्चन में ऐसे ही ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिलेशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिलेशन लिखते जाओ, देखना रिजल्ट आता जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।